नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 25। इससे पहले दोस्तों सामान्य हिंदी से 24 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलूँ कि उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ और पटवारी का जो री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। री एग्ज़ाम जो होने वाला है दोस्तों, ये आपका दिसंबर लास्ट वीक में होने की संभावना है। तो आप सभी लोग दोस्तों अभी से अच्छे से तैयारी करें, और इससे पहले के जो मॉक टेस्ट हैं उनको आप लगाइए। सामान्य हिंदी से आपके मॉक टेस्ट हो चुके हैं, साथ ही साथ जीएस से मॉक टेस्ट हुए हैं। ठीक है, उत्तराखंड जीके से मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड करा रखे हैं। तो ये सारे मॉक टेस्ट लगाइए दोस्तों, और परीक्षा आने तक जो है आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन देखिए, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? मैंने बताया था आपको, जिसमें जिसमें पूर्व पद जो है क्या होता है, गौण होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है, तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करें दोस्तों द्विगु समास की। ठीक है, द्विगु समास आप जानते ही हैं। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? संख्यावाची पद प्रधान होता है किसमें? द्विगु समास में। ठीक है, द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास आप जानते ही हैं, दोनों पद इसमें क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, और बहुब्रीहि समास में दोस्तों, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको कि हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में दोस्तों समास जो है कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के समास होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, 4 समास तो यहीं पर हैं, और कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये 6 प्रकार के समास होते हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। मैंने डिटेल में इसको करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको ये सारी डिटेल में मिल जाएगा। ठीक, पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग कौन सा शब्द है? आपको बताना है दोस्तों, आग जो है कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आग दोस्तों आप सभी जानते हैं आग कैसा शब्द है? आग है आपका तद्भव शब्द। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आग का इसका तत्सम क्या हो जाएगा? आग का तत्सम हो जाएगा अग्नि। क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवयुवक में कौन सा समास है? आपको बताना है नवयुवक में कौन सा समास होगा। ऑप्शन देखिए, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? नवयुवक में कौन सा समास हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास। ठीक है, कैसे हो जाएगा कर्मधारय समास? देखिए, नवयुवक की बात करें तो नवयुवक, नवधन युवक। ठीक है, क्या हो जाएगा? नवधन युवक। ठीक है, तो नव का यहाँ पर क्या हो जाएगा? नव का मतलब क्या होता है? नया। ठीक है, नया युवक। तो दोस्तों यहाँ पर युवक की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, जहाँ पर विशेषता की बात आई, मैंने बताया था वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, चलिए कर्मधारय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, देखिए आंसर कीजिए। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? ठीक है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, तो किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयवाचक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य होगा ये? आज्ञावाचक नहीं हो सकता। ठीक है, आज्ञावाचक नहीं होगा। ठीक है, आज्ञावाचक आज्ञावाचक वाक्य कैसे होते हैं? जैसे एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, जैसे तुम वहाँ नहीं जाओगे।
ठीक है, तुम इधर बैठो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो आज्ञावाचक में आते हैं। तो आज्ञावाचक नहीं होगा, विस्मयवाचक वाक्य भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। इसमें दोस्तों देखिए, इस वाक्य में यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, तो यहाँ पर दोस्तों एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर कौन सा अशुद्ध शब्द है वो बताना है। नीरस, एकत्र, मंत्रिमंडल, योगीराज। चलिए बताइए, अशुद्ध शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए नीरस जो है आपका शुद्ध है, ये सही है, ठीक है। एकत्र को भी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मंत्रिमंडल, ठीक है। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल दोस्तों अशुद्ध है, ठीक है। बाकी योगीराज भी आपका सही है, ठीक है। तो देखिए मंत्रिमंडल जो है ये अशुद्ध है, तो शुद्ध क्या होगा इसका, शुद्ध होगा मंत्रिमंडल, ठीक है। छोटी ई की मात्रा होगी मंत्रिमंडल, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताना है। देखिए अम्बु, सर, नीर, मेघ पुष्प। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। पानी के पर्यायवाची शब्द मैंने आपको कई बार बता रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है पानी का पर्यायवाची, बताइए। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पानी के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो पानी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। पानी को वारी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वारी कहा जाता है, ठीक है। नीर कहा जाता है, ठीक है, वारी, नीर। अम्बु कहा जाता है, ठीक है, अम्बु, ठीक है। साथ ही साथ क्या कहा जाता है, मेघ, मेघ पुष्प कहा जाता है, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची हैं, पानी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अम्बु भी सही है, नीर भी, मेघ पुष्प भी। तो यहाँ पर सर जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये पानी का पर्यायवाची नहीं है। तो सर दोस्तों ये किसका पर्यायवाची है, तो सर जो है ये किसका पर्यायवाची है, ये तालाब का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, तालाब का, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपको याद रखनी है, ठीक है। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो यहाँ पर आपको कहावत में प्रत्यय बताना है। ऑप्शन देखिए, वत, हावत, आवत, कह। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों आवत प्रत्यय, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको प्रत्यय और उपसर्ग अच्छे से बता रखे हैं, ठीक है, इनको आप अच्छे से ध्यान में रखें। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर आपको बताना है इन चारों में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन देखिए, ग्रंथ, रचना, उपहार, मस्तक। क्या हो जाएगा राइट आंसर। स्त्रीलिंग के लिए मैंने बताया था आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन सा शब्द हो जाएगा। देखिए जैसे मस्तक की बात करें तो मस्तक हम कहते हैं मस्तक छोटा है, मस्तक बड़ा है कहते हैं, तो यहाँ पर आपका ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। उपहार की बात करें तो उपहार दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रंथ, ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ लिखा जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या है, रचना जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग है, ठीक है। आप सभी जानते हैं रचना की जाती है, रचना लिखी जाती है, ठीक है, रचना की जाती है, ठीक है, रचना की जाती है और रचना लिखी जाती है, ठीक है, लिखी जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। स्त्रीलिंग कौन सा है इसमें, रचना जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, देखिए कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देखिए, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है। ये रचना किसकी है ये भी आपको याद रखना है।
ये रचना है दोस्तों अज्ञेय की, ठीक है। किसकी रचना है ये? अज्ञेय की रचना है, ठीक है। इसको कौन सा पुरस्कार मिला था इस रचना को? तो याद रखेंगे इसको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कब मिला था दोस्तों, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इसको 1978 में, ठीक है। किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है, ठीक है। और ये क्या है? कविता संग्रह है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ऑप्शन देखिए, मानवीकरण, मानवीकरण, मानवीकरण या फिर मानवीयकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? शुद्ध वर्तनी किसकी सही हो जाएगी इसमें, बताइए। राइट आंसर मानवीकरण कैसे लिखा जाता है तो आप सभी जानते हैं। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवीकरण, ठीक है। बड़ी की मात्रा होती है वो हमें मानवीकरण, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, 10 का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, आविर्भाव का विलोम शब्द होगा। देखिए आविर्भाव का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देखिए, प्रादुर्भाव, समभाव, तिरोभाव, अभाव। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? विलोम शब्द भी आपको याद रखने हैं, पर्यायवाची याद रखने हैं, ठीक है। तो आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? आविर्भाव का मतलब क्या होता है? आविर्भाव का मतलब होता है दोस्तों उदय होना, ठीक है। उदय, उदय होना या ऐसा आप कह सकते हैं प्रकट होना, ठीक है। प्रकट होना क्या हो जाएगा इसका विलोम? तो आविर्भाव का विलोम होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तिरोभाव, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोभाव होता है। तिरोभाव का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है तिरोभाव का? तिरस्कार करना, ठीक, क्या होता है? तिरस्कार, तिरस्कार करना, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मछली का पर्यायवाची है? तो यहाँ पर कौन सा शब्द जो है मछली का पर्यायवाची है वो बताना है। ऑप्शन देखिए, चपला, तोय निधि, अक्षी या झस। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में मछली का पर्यायवाची कौन सा इसमें से है? देखिए दोस्तों, चपला किसको बोलते हैं? चपला किसका पर्यायवाची है? चपला है बिजली का पर्यायवाची, ठीक है। किसका पर्यायवाची है? बिजली का पर्यायवाची है आपका चपला। तोय निधि की बात करें तो तोय निधि दोस्तों ये किसका पर्यायवाची होता है? तोय निधि ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है तोय निधि। बात करें दोस्तों अक्षी की, तो अक्षी किसका पर्यायवाची होता है? ये आंख का पर्यायवाची होता है, ठीक है। किसका पर्यायवाची होता है? आंख का पर्यायवाची होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। मछली का पर्यायवाची क्या होता है? झस, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मछली के पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपको याद रखने हैं। मछली को क्या कहा जाता है? देखिए मछली को हम क्या क्या कह सकते हैं? मछली को कहते हैं हम मत्स्य कहते हैं मछली को, ठीक है। मछली को मीन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मीन माने मछली होता है, ठीक है। झस कहा जाता है, ठीक है, झस कहा जाता है। साथ ही साथ सफरी कहा जाता है मछली को। सफरी पूछा जा सकता है, सफरी किसका पर्यायवाची है? तो सफरी होता है मछली का पर्यायवाची। साथ ही साथ अंडभव, ठीक है, अंडभव किसका पर्यायवाची है? ये भी आपका मछली का पर्यायवाची है। तो मछली के पर्यायवाची शब्द याद रखें दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, चपला बिजली का पर्यायवाची होता है, तोय निधि जो है समुद्र का पर्यायवाची, अक्षी जो है आंख का पर्यायवाची, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंसू आ जाना, भाव विभोर होना, नींद आना, आंख दुखना। क्या हो जाएगा? आंखें भर आना। आंखें भर आना, आंख दुखना तो नहीं होगा, ठीक, और नींद आना भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर दो हैं आपका, आंसू आ जाना या और भाव विभोर होना। तो यहाँ पर जो आपका राइट होगा वो क्या होगा? भाव विभोर होना, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा दोस्तों। आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भाव विभोर होना, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, परमार्थ में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आपको परमार्थ में संधि बतानी है। ठीक है, देखिए परमार्थ में कौन सी संधि होगी, दीर्घ गुण यण वृद्धि। क्या हो जाएगा राइट आंसर, परमार्थ में कौन सी संधि होगी। देखिए परमार्थ का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, परम धन अर्थ। क्या हो जाएगा, परमार्थ। ठीक है, यहां से अ आ गया प्लस यहां से अर्थ से अ आ गया तो क्या बन गया, आ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर परमार्थ में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आपको बताना है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, मर्माहित, मर्माहत, मर्माहूत या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का दोस्तों, 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मर्माहत। ठीक है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको बोलते हैं मर्माहत। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते। जो कार्यालय आदेश होते हैं दोस्तों ये किसके लिए जारी नहीं किए जाते। ऑप्शन देखिए, विज्ञापन के लिए, नियुक्ति की सूचना के लिए। नियुक्ति की सूचना के लिए तो कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, स्थानांतरण की सूचना के लिए कार्यालय आदेश जारी किया जाता है, ये भी ठीक है। ठीक है, पदोन्नति के लिए भी जो है कार्यालय आदेश जारी किया जाता है, विज्ञापन के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, कार्यालय आदेश जो है दोस्तों ये किसके लिए जारी नहीं किया जाता, विज्ञापन के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, काव्य कृति आवाज भी एक जगह है के रचयिता है। तो आपको बताना है आवाज भी एक जगह है, ये रचना किसकी है, राजेश जोशी, शेखर जोशी, मंगलेश डबराल, मुक्तिबोध। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, आप सभी जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा मंगलेश डबराल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, मंगलेश डबराल की रचना है आवाज भी एक जगह है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है मंगलेश डबराल की जो प्रमुख रचनाएं हैं ये पूछी जाती हैं। जैसे इनकी जो प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पहली जो रचना है इनकी प्रमुख, पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, क्या है ये कई बार पूछा गया है, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, ये है मंगलेश डबराल की। साथ ही साथ घर का रास्ता ये रचना किसकी है, ये भी जो है किसकी है, मंगलेश डबराल की है। ठीक है, हम जो देखते हैं, ठीक है, हम जो देखते हैं ये रचना किसकी है, ये भी आपका मंगलेश डबराल की है। साथ ही साथ नए युग में शत्रु, कवि का अकेलापन, ये भी कई बार पूछा गया है, कवि का अकेलापन ये रचना किसकी है, ये भी मंगलेश डबराल की है। ठीक है, ये सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं तो रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इनमें से एक जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। चलिए कौन सी नहीं है देखिए, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, साहित्य का श्रेय और प्रेय या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए महादेवी वर्मा की रचनाओं की बात करें तो देखिए श्रृंखला की कड़ियाँ जो है महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, ये तो सही हो गया। दूसरा देखिए अतीत के चलचित्र, ये भी महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, साहित्य का श्रेय और प्रेय ये रचना जो है दोस्तों किसकी है, किसकी नहीं है, महादेवी वर्मा की नहीं है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है महादेवी वर्मा की जो रचनाओं की बात करें तो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं दो तो यहीं पर दी हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ और अतीत के चलचित्र। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आपका रश्मि हो गया, ठीक है, रश्मि हो गया, निहार हो गया,
ये कई बार पूछे हैं। रश्मि, निहार, नीरजा, ठीक है, नीरजा, और साथ ही साथ दीपशिखा, ठीक है, दीपशिखा। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है, ठीक है। यामा हो गया, ठीक है, यामा, और साथ ही साथ पथ के साथी हो गया, ठीक है, पथ के साथी। पथ के साथी रचना किसकी है? ये भी आपका महादेवी वर्मा की रचना है, पथ के साथी, ठीक है। ये रचनाएं याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की रचना, प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन देखिए 10, 8, 11, 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या जो है कितनी मानी है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा 12 मानी है दोस्तों, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं की बात करें तो यहाँ पर आपका चिंतामणि जो है इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है, चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि हो गया, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, ठीक है। रस मीमांसा हो गया, रस मीमांसा, ठीक है। रस मीमांसा किसकी रचना है? ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। साहित्य का इतिहास हो गया, ठीक है, साहित्य का इतिहास, ठीक है। ये रचनाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? 12, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र जो है दोस्तों ये रचना किसकी है ये बताना है आपने। ऑप्शन देखिए निर्मल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, मनोहर श्याम जोशी, प्रेमचंद। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों? घुमक्कड़ शास्त्र जो है रचना किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। राहुल सांकृत्यायन से संबंधित आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन से संबंधित रचनाएं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, और यहाँ से कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं याद रखेंगे, जो प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहले याद रखेंगे वोल्गा से गंगा, ठीक है, ये पूछा गया है कई बार। वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? ये है आपकी राहुल सांकृत्यायन की, ठीक है। मेरी यूरोप यात्रा, ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा किसकी रचना है? मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा हो गया, ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा हो गया, ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा ये रचना किसकी है? ये भी आपका राहुल सांकृत्यायन की है, ठीक है। जीने के लिए, ठीक है, जीने के लिए, जीने के लिए रचना किसकी है? ये भी राहुल सांकृत्यायन की है, ठीक है। सतमी के बच्चे इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पहले। सतमी के बच्चे, सतमी के बच्चे ये किसकी रचना है? ये भी आपके राहुल सांकृत्यायन की रचना है। और एक और रचना याद रखेंगे, कनैला की कथा, ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। कनैला की कथा, कनैला की कथा ये किसकी रचना है? ये भी राहुल सांकृत्यायन की, ठीक है। ये सारी रचनाएं याद रखेंगे। वोल्गा से गंगा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, जीने के लिए, सतमी के बच्चे और कनैला की कथा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? राहुल सांकृत्यायन की हैं, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा आपको याद रखनी है। राहुल सांकृत्यायन की जो आत्मकथा है वो है मेरी जीवन यात्रा, ठीक है। क्या है ये भी याद रखेंगे। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा की बात करें, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, तो आत्मकथा है इनकी क्या है? मेरी जीवन यात्रा, ठीक है, मेरी जीवन यात्रा, ठीक है। ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।